चित्त है क्या, चित्त का स्वरूप क्या है और चित्त कितनी प्रकार के चित्त होते हैं। योग ने सांख्य से अलग जाके चित्त की कोई डेफिनेशन नहीं दी। महत प्लस बुद्धि प्लस अहंकार, ये तीनों को मिला के योग ने चित्त माना है। नहीं पहुंचा जो थोड़े से अनडेवलप्ड एरियाज है वहां जाओगे तो वहां पे लोग जिस तरह से रह रहे हैं वो इंस्टिंक्ट ही है। वहां पे इंटेलेक्ट का काम नहीं, उनके साथ आप ज्ञान की बात, बुद्धि की बात नहीं कर सकते। मैं अक्सर बोलता हूँ कि फिलोसफी जो है वो भरे पेट का ज्ञान है। पतंजलि योग दर्शन चल रहा है, हम अभी रिफ्लेक्शंस के पार्ट सेकंड में हैं। है तो ये सीरीज़ योग के ऊपर ही, लेकिन हमने इस सीरीज़ को एक हाइपोथेटिकल दो पार्ट्स में बांटा था। पहला जो पार्ट था हमने उसको नाम दिया था इंट्रोडक्शन। उसके 7 या 8 एपिसोड्स हो चुके थे, 7 शायद एपिसोड हुए थे। और उन 7 एपिसोड्स में हमने बात तो पतंजलि योग सूत्र की ही की थी या पतंजलि योग दर्शन की ही की थी, लेकिन डायरेक्टली सूत्र को ब्रेक डाउन करके हमने जिसको हम बोलते हैं द ओरिजिनल टेक्स्ट के ऊपर नहीं आए थे। क्योंकि ये दर्शन है तो दर्शन को पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए थी पहले से। तो मैंने कोशिश किया था कि वो टॉपिक जो आपको पतंजलि को समझने के लिए ज़रूरी रहेंगे, हम उसको इंट्रोडक्शन में अगर बात कर लें तो जब हम पतंजलि योग दर्शन के ऊपर काम करेंगे तो थोड़ा सा इजी रहेंगे। लेकिन अभी हम जो मेन टेक्स्ट है उसके ऊपर बात कर रहे हैं और उसको मैंने बोला है रिफ्लेक्शंस। पिछला एपिसोड देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा हमने ये रिफ्लेक्शंस नाम क्यों दिया है। तो अभी हम इसके ऊपर इस एपिसोड में बात करेंगे चित्त के ऊपर। चित्त है क्या, चित्त का स्वरूप क्या है और चित्त कितनी प्रकार के चित्त होते हैं, कोशिश करेंगे इसको समझने की। तो योगश्चित्त वृत्ति निरोध जो है हम पहले समझेंगे। योग समझ लिया, चित्त अभी समझेंगे और इसके बाद हम अगले एपिसोड में चित्त की वृत्तियों के बारे में बात करेंगे। वृत्ति भी क्या है वो भी बात करेंगे और वृत्तियाँ कितनी प्रकार की होती, क्या क्या सिस्टम है उसके ऊपर बात करेंगे। चित्त की जो एक सामान्य सी डेफिनेशन है जो सांख्य दर्शन बताता है वो मैं बता देता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि 99% लोग जो चित्त की डेफिनेशन योग को पढ़ाते हुए बताते हैं उनके दिमाग में स्वरूप नहीं बनता, उनके पास बस शब्द हैं। तो मैंने जैसे पहले ही कहा था कि हम इस सीरीज़ में शब्दों से बचेंगे। शब्दों से बचने का मतलब यह है कि सिर्फ शब्द हमारे पास आ जाएं कुछ और उसका भाव ना पहुँचे, उसका स्वाद ना पहुँचे, उसका जायका ना पहुँचे, उसका एक्सपीरियंस ना हो, तो उस तरह का योग नहीं है। फिर भी हम एक बार बात करें कि सांख्य दर्शन, क्योंकि सांख्य का ही पाठ है योग, तो सांख्य ने जो चित्त का स्वरूप बताया है योग ने एकदम वैसा ही मान लिया। योग ने सांख्य से अलग जाके चित्त की कोई डेफिनेशन नहीं दी। तो जैसे सृष्टि उत्पत्ति का एक क्रम है, हम उसके ऊपर डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन अव्यक्त जो अनमैनिफेस्टेड फॉर्म है, जब हम कभी इसके ऊपर बात करेंगे तो हम इसको डिटेल से बात करेंगे। लेकिन अभी हम बस थोड़ा सा बता रहे, जो अव्यक्त है उसके बाद आएगा महत। महत होगा जो आपका, जैसे एक शब्द है कॉन्साइंस, तो उसकी डायरेक्शन में कुछ चीज़ है। मैं आपको सिर्फ बाय द डेफिनेशन बता देता हूँ, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम इसको बात करते करते समझ लें। डेफिनेशन तो ये है महत, बुद्धि और अहंकार। महत प्लस बुद्धि प्लस अहंकार, ये तीनों को मिला के योग ने चित्त माना है। लेकिन इस डेफिनेशन को मैं इतना सीरियसली इसलिए नहीं आपको बताना चाह रहा क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सारे लोग अहंकार को भी नहीं समझ पा रहे। हालांकि शब्द बहुत पॉपुलर है, हमें ईगो या कुछ ऐसा कर देते हैं। और आजकल तो जो मॉडर्न योग समझाते हैं वो सीधा लिख देते हैं कि अहंकार ब्रैकेट में ईगो। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हम इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन से बचें, लेकिन एक चित्त को एक उसकी आउटलाइन दिमाग में बना लें
कि क्या होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा मैं बात कर लेता हूँ मैथ के बारे में, मैंने बात कर अभी थोड़ा सा बताया आपको। अभी जो बुद्धि है हमारी, जिसको हम बोलते हैं इंटेलेक्ट। मैं अक्सर बोलता हूँ कि हमारी एग्जिस्टेंस के जो मेजर 3 डिवीज़न बनते हैं वो है इंस्टिंक्ट, विच इज़ एनिमल पार्ट। इंस्टिंक्ट क्या है? हालांकि इंस्टिंक्ट को कुछ लोग कई बार इंट्यूशन से भी जोड़ देते हैं, लेकिन इंस्टिंक्ट है जैसे डॉग है। डॉग को अगर कोई दूसरा डॉग दिखे तो उसका इंस्टिंक्ट है उसके ऊपर अटैक करना। या डॉग के साथ बिल्ली, या इमेजिन कर लो, या ऐसे कर लो कि एक बिल्ली है और बिल्ली को चूहा दिख जाए, तो हमने उसको सिखाया नहीं है कि चूहे को चेज़ करना है, लेकिन बिल्ली बाय इंस्टिंक्ट चूहे को चेज़ करेगी। तो यह है इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट इज़ द एनिमल पार्ट विद इन अस। हम सब में एक एनिमल पार्ट है। तो जो एनिमल पार्ट है हम उसको बोलेंगे इंस्टिंक्ट। जैसे कुछ लोग खाते समय खाने में बहुत थोड़ा सा एग्रेशन के साथ खाते हैं, मतलब दे जस्ट लॉस्ट इन ईटिंग। तो ये थोड़ा सा एनिमल पार्ट का असर है हमारी नेचर में, इसलिए उनको गुस्सा भी ज़्यादा आएगा, वो जल्दी से ऑफेंड भी होगी, वो लड़ने के लिए भी रेडी होंगे। ये साथ के साथ आपको सिस्टम मिलेगा, क्योंकि ये इंस्टिंक्ट है। तो इंस्टिंक्ट को जब आपको, ये है सबसे नीचे का लेवल एग्जिस्टेंस का, तो दिस इज इंस्टिंक्ट। जैसे ही कोई आदमी, जैसे आप मेरे को किसी ने कुछ बोला, मैंने तुरंत उसके जवाब दे दिया पलट के, तो ये इंस्टिंक्ट है, इसमें इंटेलेक्ट नहीं आया। हालांकि हमें लगता तो है कि हम इंटेलेक्चुअल है, लेकिन अभी तक इंटेलेक्ट नहीं बना। इंटेलेक्ट क्या करेगा, वो देखेगा उसको और बोलेगा ठीक है कि तुमने ये कर दिया, मैं रिस्पॉन्ड तो करूंगा तुम्हें, लेकिन मैं सोचूंगा कि कब और कहाँ किस वे में करना है, तब रिस्पॉन्ड करूंगा। वो है इंटेलेक्ट। लेकिन नॉर्मली जैसे ही आपने कुछ एक्शन किया, इमीडिएट विद इन नो टाइम उसका रिएक्शन आ गया, ये हमारे में एक एनिमल पार्ट है। ये लोएस्ट फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस है, इसको हम बोलेंगे इंटेलेक्ट, सॉरी इंस्टिंक्ट। तो इंस्टिंक्ट से जब आप ऊपर उठोगे, जब आप थोड़े से ज्ञानी हो जाते हो, जब पढ़ने लग जाते हो, चीज़ों को समझने लग जाते हो, तो एक जो आप में बुद्धि डेवलप होती है उसको हम बोलते हैं इंटेलेक्ट। तो जब मैंने अभी आपको डेफिनेशन दिया चित्त का, उसमें इंटेलेक्ट भी एक पार्ट है, बुद्धि भी एक पार्ट है। महत, बुद्धि यानी कि इंटेलेक्ट, और अहंकार यानी कि ईगो। तो लोएस्ट फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस, मेरे एग्जिस्ट करने का सबसे निचला स्तर क्या है कि मैं सारी ज़िंदगी इंस्टिंक्ट के ऊपर ही निकाल दूँ। मेरे को कोई बोलेगा कि मेरे बारे में कुछ ख़राब बोलेगा, तो मैं एकदम से ऑफेंड होकर उसको जवाब देने लग जाऊँ, उसके साथ गुस्सा कर लूँ। ये लोएस्ट फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस है, ये सबसे निचला स्तर है दुनिया में खुद को व्यक्त करने का। और जो लोग आपने देखे होंगे जो जो बहुत डेवलप्ड नहीं है, बहुत अंडर डेवलप्ड है, वो हमेशा इंस्टिंक्ट के ऊपर रहते हैं। जैसे अपने पिछड़े बीहड़ इलाकों में जहाँ पे पढ़ाई तक का असर नहीं पहुँचा, जो थोड़े से अनडेवलप्ड एरियाज़ है, वहाँ जाओगे तो वहाँ पे लोग जिस तरह से रह रहे हैं वो इंस्टिंक्ट ही है। वहाँ पे इंटेलेक्ट का काम नहीं है, उनके साथ आप ज्ञान की बात, बुद्धि की बात नहीं कर सकते। मैं अक्सर बोलता हूँ कि फ़िलोसफी जो है वो भरे पेट का ज्ञान है। मतलब जब तक आप भूखे हो तब तक आप फ़िलोसफी के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि फ़िलोसफी खाली पेट में उतरेगी नहीं। जब तक आपका पेट खाली है, जब तक आपका ज़िंदगी में कमी है, तब तक आपको इंस्टिंक्ट चेज़ करती रहेगी, बुद्धि आपके लिए काम नहीं करेगी। तो ये है पहला जो आइडिया कि सबसे नीचे है इंस्टिंक्ट लेवल, उसके ऊपर आप बुद्धि से ग्रो करोगे तो आप आ जाओगे इंटेलेक्ट लेवल में। इंटेलेक्ट से जब आप ऊपर उठने की कोशिश करोगे, दैट इज़ इंट्यूशन। इंट्यूशन भी शब्द थोड़ा सा पोल्यूटेड हो चुका है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरे को इंट्यूशन है कि ये बिजनेस डील मेरी हो जाएगी, या इस तरह का कुछ। वो भी इंट्यूशन है, लेकिन वो थोड़ी सी छोटे लेवल की इंट्यूशन है। और कई बार इंट्यूशन वो होती भी नहीं, बस उनका ये इच्छा होती है, तो उसको हम इंट्यूशन बोल देते हैं। उनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो सकती है उसके प्रति। इंट्यूशन का मतलब है, जैसे शब्द को ब्रेक डाउन करो, इट इज़ अ ट्यूशन विच इज़ फ्रॉम इनसाइड। यू आर लर्निंग समथिंग, यू आर गेटिंग अ ट्यूशन, बट फ्रॉम इनसाइड यू। आप अंदर से ट्यूशन ले रहे हो, बाहर से ट्यूशन किसी से सीख नहीं रहे। तो जब मैं कहूँगा कि मेरे को इंट्यूशन है कि मैं अगले महीने में ये गाड़ी दे लूँगा,
तो ये इंट्यूशन मैं बोल सकता हूँ इंट्यूशन है नहीं, क्योंकि गाड़ी इस कंपनी की कोई बाहर में है, ये बाहर से ही सीखा मैंने। तो अंदर से तो मैंने नहीं सीखा ना, मैंने किसी को देखा होगा उस गाड़ी में, मैं उससे इंप्रेस हो गया, तो ये बाहर की ट्यूशन है। बाहर से गाड़ी देखी किसी के पास, उससे इंप्रेस हो गया, अब मेरा ख्याल आने लग गया कि जब मैं भी उस तरह की गाड़ी लूँगा तो लोग मेरे को भी उस तरह से देखेंगे। ये सब कुछ बाहर का सौदा है। लेकिन कई बार लोग इसको भी गलती से इंट्यूशन बोल देते हैं। इंट्यूशन का मतलब है द ट्यूशन विच यू आर गेटिंग फ्रॉम इनसाइड यू, जो अंदर से ट्यूशन ले रहे हो, ठीक है। इंट्यूशन अभी इट इज़ द वे ऑफ थिंकिंग विदाउट द हेल्प ऑफ अ लॉजिकल पाथ, यू जस्ट गेट इट लाइक दिस। जैसे मैं इसकी एग्जांपल देनी हो तो एक तरीका है लाइट को प्रोड्यूस करने का कि आप वायरिंग लगाओ, फिर इलेक्ट्रिसिटी का बंदोबस्त देखो और बल्ब जलाओ, लाइट जलाओ। दिस इज़ बुद्धि, दिस इज़ इंस्टिंक्ट नहीं है, इंटेलेक्ट है ये बड़ा मेटाफोरिकल बात है, एग्जैक्ट टू द पॉइंट मत ले जाना इसको। लेकिन जैसे ही आसमान में लाइटिंग होगी तो वो कभी भी कहीं से भी हो सकती है, इट इज़ जस्ट लाइक अ फ्लैश है, इमीडिएटली लाइट आ जाएगी। ये इंट्यूशन है। इंट्यूशन के बारे में हम अभी इतना ही बात करते हैं कि आप जिस तरह से मुझे लगेगा कि मैं समझा पा रहा हूँ टफ टॉपिक और समझ आ रहा है अब तक, फिर हम बड़े बड़े टॉपिक्स को भी हाथ लगाएंगे। अभी हम इसको यहीं से घुमा लेते हैं। तो ये मैंने सिर्फ आपको ये बताना था कि 3 लेवल हो सकते हैं मेरे एग्जिस्ट करने के। सबसे निचला स्तर है विच इज़ द एनिमल पार्ट विद इन मी, वो है इंस्टिंक्ट। कुछ लोग इंस्टिंक्ट के ऊपर रहते हैं, कुछ लोग थोड़े से बुद्धिजीवी जिसको हम बोलते हैं, जैसे मैं कई बार बोलता हूँ मजाक में कि बुद्धिजीवी कौन होते हैं, जो बुद्धि से अपनी जीविका चलाते हैं। तो वो भी ठीक है डेफिनेशन। तो दैट इज़ बुद्धिजीवी, जो इंटेलेक्चुअल पार्ट है, जो जिसको हम बौद्धक कह देते हैं या जो पढ़ा लिखा वर्ग है। इंट्यूशन जो है वो थोड़ा सा हायर मेटाफिजिकल चीज़ों के ऊपर जो बात करते हैं, या बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड, जो थोड़े से जिसको हम एनलाइटेंड कह देते हैं कई बार, तो दे आर इंट्यूटिव इन नेचर। इंट्यूशन के बारे में इतना ही बात करेंगे। इंस्टिंक्ट और इंटेलेक्ट मेरे को लगता है मैंने बता दिया आपको। अब हम बात कर रहे थे चित्त जो है, वो चित्त क्या है। चित्त का स्वरूप फिर से थोड़ा सा सोचो, बात करते करते चित्त का स्वरूप बन जाएगा। डेफिनेशन मैंने बता दी आपको, इतनी सी है कि महत है, बुद्धि है और अहंकार है। इसको मिलाओ तो जो बन गया उसको चित्त है। लेकिन पंजाबी में ना हम ऐसे कह देते हैं, मेरे ना चेते चो निकल गई गल है। तो जो चित्त है, इसी से वो शब्द बना पंजाबी का चेता। चित्त से याद है, मैंने चेता भूल गया, मेरे को मेरे चित्त से निकल गई बात ये। तो हम अपनी भाषा में, हमने अपनी भाषा में वो शब्द बचा के रखा है चित्त, हालांकि उसके अर्थ चाहे हमारे पास नहीं पहुंचे, लेकिन इससे ये अंदेशा मिलता है कि किसी समय में हम लोग चित्त को बड़े अच्छे से समझते थे, अब हमारे पास उसका शब्द ही आया है, चित्त का असली स्वरूप नहीं आया। इसीलिए हमें चित्त को समझने के लिए थोड़ा सा फिर से एफर्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि शब्द हमारे पास हमारी ज़ुबान में, हमारी भाषा में है, लेकिन उसके अर्थ जो है वो छोटे हो गए। तो चित्त जो है वो बाय द डेफिनेशन तो वही है मैंने जो बताया आपको, लेकिन चित्त को समझने के लिए देखोगे ये ना मन है, लेकिन पूरा प्योर मन नहीं है। इसमें जो आपने सीखा, यानी कि बुद्धि का पार्ट, बुद्धि था ना उसकी डेफिनेशन में, तो जो सीखा थोड़ा सा पार्ट उसका भी है, और जो आप इंस्टिंक्ट लेवल के ऊपर अपने आप को बचाने में कर रहे हो, अब इंस्टिंक्ट के ऊपर हमने बात कर ली, वो भी इसमें थोड़ा सा इंक्लूड कर दो, क्योंकि जो अहंकार है वो इंस्टिंक्ट से बनता है। सबसे नीचा स्तर जो मैंने अभी बात किया एग्जिस्ट करने का, इंस्टिंक्ट से। इंस्टिंक्ट ही आपके आसपास एक बाउंड्री बना गया है, ये मैं हूँ, ये मेरी चीज़ है, इसको कोई छेड़े ना। अहंकार इंस्टिंक्ट से पैदा होता है। इंटेलेक्ट से वो अहंकार और भी रूढ़ी हो जाता है, लेकिन उसकी जो पहली बाउंड्री है वो इंस्टिंक्ट ही बनाती है उसको। तो इसलिए हमने पहले इंटेलेक्ट और इंस्टिंक्ट और इंट्यूशन पढ़ लिया था, ताकि जब हम थोड़ा सा चित्त को समझने की कोशिश करें, एक रफ एक डोटेड आउटलाइन बन जाए। आपको बड़ा डिटेल में अभी एकदम से चित्त को समझ लेने की ज़रूरत नहीं है। बस चित्त का अगर आपको एक आकृति बन गई डॉटेड लाइन से, अगर आपको कुछ
मार्किंग बन गई, वो डॉट लाइन धीरे धीरे खुद ही डार्क होके एक डिफाइंड बन जाएगी। हालांकि डिफाइंड बन नहीं सकेगी क्योंकि चित्त डिफाइंड नहीं है, लेकिन आपको आपको बाय द डेफिनेशन आपको पता होगा कि चित्त है क्या चीज़। अभी हम चित्त के बारे में इतना ही बात करते हैं, लेकिन चित्त जो है वो कितनी प्रकार के होते हैं इसके ऊपर अच्छे से बात करते हैं। इसके साथ भी आपका जो चित्त है वो चित्त के ऊपर जो कमांड है, आपको चित्त की अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी सी गहरी होगी। हमने पिछले जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें हमने थोड़ा बात किया था कि सत्व रजतम जो 3 गुण हैं प्रकृति के, वो हम सब में हैं, और उसी जो 3 गुण के प्रभाव के अंदर जो है, जब हमने बात की थी प्रकृति और पुरुष की, आप पिछली इंट्रोडक्शन पार्ट में देख सकते हो, तो हमने वहाँ पे बात किया था कि जो चित्त है वो उसके ऊपर प्रकृति का प्रभाव है, और प्रकृति के 3 गुण हैं सत्व रज और तम। अब सवाल ये है कि क्या सबके चित्त के ऊपर, मेरे चित्त के ऊपर, आपके चित्त के ऊपर क्या प्रकृति का एक जैसा प्रभाव है? और अगर मेरे चित्त के ऊपर और आपके चित्त के ऊपर एक जैसा ही प्रभाव हो तो क्या फिर तो मेरा और आपका चित्त एक जैसा होना चाहिए। तो लेकिन हम, आपका सोचने का तरीका अलग, मेरा सोचने का तरीका अलग, आपका फील करने का तरीका अलग, मेरा फील करने का तरीका अलग, तो एक ही प्रकृति अलग अलग चित्त कैसे बना रही है? तो जब पतंजलि ने इसको समझने की कोशिश की, वैसे तो जैसे 3 कलर हैं, बेसिक 3 कलर हैं, उसको मिलाने से हजारों तरह के कलर बन सकते हैं, लेकिन हमने फिर भी 7 कलर बना दिए कि मोटे मोटा तो ये, जैसे लाल बना दिया, तो लाल की कितनी शेड्स आती रहे, अब आजकल उसमें पेस्टल शेड्स आ गए हैं, कुछ भी। तो इस तरह से चित्त भी हजारों तरह का हो सकता है, एक आदमी का चित्त दूसरे से मिलता नहीं। मैं अक्सर बोलता हूँ, जैसे मैं कई बार बुक्स पढ़ता हूँ तो वो बताते हैं कि ह्यूमन नेचर कितनी तरह की है, तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि जितनी तरह के ह्यूमन्स उतनी तरह की ह्यूमन नेचर, 3 तरह की, 6 तरह की, 7 तरह की, ऐसी डिविजन्स बन नहीं सकती। तो वही चित्त के लिए भी मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हालांकि पतंजलि ने इसको जब बोला कि 5 तरह के चित्त होते हैं, तो ये नहीं है कि सिर्फ 5 ही तरह के चित्त होते हैं। ये ध्यान रखने की बात यह है कि ये 5 तरह के टाइप नहीं कि आप बोलो यू आर ए टाइप चित्त, यू आर बी टाइप चित्त, बस आपको उसका कम्बिनेशन समझना चाहिए कि दीज आर द ब्रॉडर 5 कैटेगरीज, जिसके अंदर आप किसी के चित्त को कैटेगराइजेशन कर दोगे। तो जो पहला चित्त है वो है, अभी आपको सत्व स्तंभ के बारे में पता है ना, तो मैं उसके आधार को बनाते हुए चित्त समझाने की कोशिश करता हूँ। जो पहले तरह का चित्त है वो है क्षिप्त चित्त। क्षिप्त चित्त होता है जो रजोगुण के प्रभाव के अंदर होगा। रजस, जो हमने पहले बात किया था, ये बहुत ही रेस्टलेस चित्त है। ये आप, अभी मैं इसके बारे में थोड़ा सा स्वरूप बताऊंगा, तो आप इसके थ्रू इसका एक आइडिया ले लेना। जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा हाईली एस्पिरेंट चीज़ों के प्रति, लेकिन उनकी एस्पिरेशन में ठहराव नहीं है। आज मेरी इस चीज़ के प्रति एस्पिरेशन है, अगर वो काम करेगी तो ठीक है, नहीं काम करेगी 2 साल बाद मैं नई चीज़ के प्रति एस्पिरेशन दिखाने शुरू कर दूंगा, और मैं हमेशा घर पे भी आऊँगा तो चिड़चिड़ी शक्ल लेके आऊँगा, किसी को चिड़ूंगा कि मेरे को लगता है कि दुख इस बात का है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो मेरे को अचीव नहीं हो रहा। मैं हमेशा एंक्शियस हूँ, दुनिया के साथ मैं एक विरोधाभास बना चुका हूँ। मुझे ऐसे लगने लग गया कि सब लोग मेरे अगेंस्ट हैं, मेरे से चिढ़ते हैं, और मेरे घर वाले भी मेरे को समझ नहीं रहे। ये सबसे निचले स्तर का चित्त है। ये जो चित्त है ये सेल्फ ओरिएंटेड है, और इट इज़ एरोगेंटली सेल्फ ओरिएंटेड। सेल्फ ओरिएंटेड होना अच्छी बात है, लेकिन एरोगेंटली सेल्फ ओरिएंटेड जो शब्द मैंने बोला, इसको समझने की कोशिश करो। एरोगेंटली सेल्फ ओरिएंटेड मतलब है कि मैं सुपीरियर तभी हो सकता हूँ जब आप सब लोग घटिया हो जाओ। तो इसलिए ये इस तरह के जो लोग हैं, आपको हमेशा दूसरे के बारे में ख़राब ओपिनियन देते मिलेंगे, क्योंकि ये सेल्फ ओरिएंटेड तो है, लेकिन द वर्ड इज़ एरोगेंटली सेल्फ ओरिएंटेड। मतलब आप खुद को बड़ा करने के लिए इनको एक ही तरीका पता है कि दूसरों को छोटा कर दो। तो दिस इज़ ये रज गुण के प्रभाव है के अंदर है। इनको मटेरियलिस्टिक चीज़ें बड़ी पसंद आती हैं, और जो भी, जैसे दे आर वेरी 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 मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रांड्स एंड मनी। इनको ब्रांड और मनी बड़ी अट्रैक्ट करती है।
और उसके कारण ये हमेशा रेस्टलेस रहेंगे, बेचैन रहेंगे। एंक्शियस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस प्रकृति को होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन हो किसी को भी सकता है, बस इनकी टेंडेंसी हम लोगों से ज़्यादा है, आम लोगों से ज़्यादा है। तो ये है, तो ये भी आम ही लोग हम आपके आसपास घर में बाहर मिल जाएंगे आपको। मैं सिर्फ ये आपको समझाने की बात कर रहा हूँ कि ये पहले जो टाइप है, जैसे क्षिप्त चित्त, इसके ऊपर रजस गुण का, रजोगुण का बहुत प्रभाव रहेगा। तो अच्छा, हम इसके पहले चित्त के ऊपर बात करें, एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि ये जो सत्व रजतम है ना, कुछ लोग गलती करते हैं कि सत्व को, जब मैं बोलूँगा कि इनके ऊपर मैंने ये नहीं बोला कि रजस गुण से बना हुआ चित्त है, मैंने शब्द बोला इनके ऊपर रजोगुण का प्रभाव रहेगा। प्रभाव का मतलब है इस चित्त के ऊपर रजस गुण का असर है काफ़ी। कोई भी चित्त बिना तीनों गुणों के नहीं बन सकता। रस्सी है ना, रस्सी के ऊपर जैसे रस्सी है, उसके अंदर कितने सारे धागे रहेंगे, उसको लपेट के आपने गोल गोल कर करके रस्सी बनाई है। तो इसी तरह जो हमारा मन है या जो हमारा चित्त है, इनमें तीन गुण, सत्व रजतम, तीनों रहेंगे। तीनों को हमने इंटरट्वाइंड, इट इज़ बाइंडेड टुगेदर। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि किस रस्सी में लाल रंग बहुत ज़्यादा है, सफ़ेद भी होगा यानी कि सत्व भी होगा, बहुत कम होगा, ब्लैक भी होगा, तमस भी होगा, थोड़ा सा बहुत कम होगा। लेकिन 90% अगर उस रस्सी को बनाने में लाल रंग यूज़ हुआ, यानी कि रस्सी को बनाने में लाल रंग यूज़ हुआ, तो रस्सी लाल दिखेगी। ये नहीं कहा जा सकता कि रस्सी 100% शुद्ध लाल धागे से बनी है। धागे उसमें तीनों ही हैं, उसमें लाल भी है, यानी कि उसमें किसी भी चित्त में सत्व भी रहेगा, तमस भी रहेगा और रजस भी रहेगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ प्रभाव, प्रभाव का मतलब है कि वो रस्सी दिख भी लाल रही है, उसके अंदर 90% लाल धागा ही यूज़ हुआ है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि दूसरा कोई गुण इसमें पैदा ही नहीं हुआ ही नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो पहला चित्त है उसके ऊपर रजस का, मैं इसलिए बोल देता हूँ, कई बार इसको समझने में हमें गलती लग जाती है। हमें लगता है कि शायद राजसिक, जो राजसिक प्रवृत्ति है उसमें कभी भी सत्व हो ही नहीं सकता, होता है बड़ा माइनर सा। तो पहला चित्त हो गया क्षिप्त चित्त। क्षिप्त मैंने बता दिया अभी कि रजस गुण के प्रभाव से अंदर बनेगा, और रजस गुण का प्रभाव क्या क्या लक्षण पैदा करेगा चित्त में, हमने उसके ऊपर बात कर दी। रजस के बाद जो दूसरा चित्त बनेगा वो बनेगा मूढ़ चित्त। मूढ़ नाम से समझ आता है, इट इज़ वेरी रिजिड एंड नेगेटिव इन नेचर। तो जो मूढ़ चित्त है ये बनता है तमस के कारण। जैसे पहले चित्त में रजस का प्रभाव ज़्यादा है तीनों ही गुण, उसी तरह दूसरे चित्त में, मूढ़ चित्त में तमस का प्रभाव ज़्यादा है तीनों ही गुण, यानी कि ये रस्सी काली दिखेगी। अब इसमें 80% काले धागे हैं, 10% 5% कुछ लाल धागा होगा, 1-2% 5% कुछ सफ़ेद धागा होगा। लेकिन जब रस्सी बना दूंगा इसकी घुमा के, तो ये काली रस्सी दिखेगी। तो ये दूसरा चित्त है, ये है मूढ़ चित्त। मूढ़ चित्त क्या है? इट हैज़ ज़ीरो मोटिवेशन। इनको कोई भी बात, जैसे पहला चित्त है ना जो क्षिप्त चित्त, तो उनको जैसे ही आप कोई पैसे की बात करोगे, बिजनेस की बात करोगे, तो वो इमीडिएटली चार्ज हो जाएंगे, और जैसे ही थोड़ी सी हाइप में आ जाएंगे, कोई काम मिलेगा इनको अच्छा, तो वो बड़ा खुश हो जाएंगे, कूदने लग जाएंगे। और जैसे ही कोई काम खराब हो जाएगा तो उतना ही जल्दी गिरेंगे नीचे। तो ये तो हो गया पहला चित्त जो है क्षिप्त चित्त। दूसरा जो है, इनको बिस्तर से उठाना ही मुश्किल है। मतलब इनको बोलेंगे कि कोई इनको मोटिवेट करने की बात भी बोलेंगे तो ये उसका भी कुचुम्बन निकाल देंगे, क्योंकि इसमें इग्नोरेंस जो है, किसी चीज़ को ना समझ। जैसे आपने देखा ना कभी कोई आदमी के, उनको कितना भी समझाने की बात कर लो, वो हाँ हाँ करेगा, लेकिन वही करता रहेगा। और वही करता रहेगा मतलब एक्चुअली वो कुछ नहीं कर रहा होता, आराम से बैठेगा। उनको अपना खाना, स्लीप और फूड, बस इससे ऊपर वो नहीं उठ सकते। तो ये दूसरा चित्त हो गया। जो गंदी जगह में बैठेंगे, उनको अपना तैयार होने का शौक़ नहीं। पहला जो है चित्त, जो जिसको हम बोलते हैं रजस गुण के प्रभाव के अंडर, जो क्षिप्त चित्त है, वो तैयार बड़ी ठाठ से होंगे। उनको तैयार होने का शौक़ रहेगा, परफ्यूम, अच्छा दिखने का, समझे ना, दैट इज़ ऑन अ हाइप। वो एक हाइप में रहेंगे, तो इसलिए वो ओवर हाइप्ड है, इसलिए वो हमेशा अनईजी, रेस्टलेसनेस, और इनका फ्यूल जल्दी खत्म हो जाएगा तो जल्दी ये डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं। दूसरा चित्त है कि फ्यूल
कभी डाल के ही नहीं देखा टंकी में। ये मतलब इस तरह का है कि दे आर वेरी डीमोटिवेटेड, बहुत नेगेटिव, ज़िंदगी में क्या ही करना। इनको अगर जैसे कुछ कई बार बोलता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको शाम के खाने के लिए बंदोबस्त का जुगाड़ हो जाए एंड दे आर हैप्पी। तो ये दूसरा चित्त जो है, जो तमस के प्रभाव के अंदर है, यह है मूढ़ चित्त। तीसरा चित्त जो है वो है, पहला क्या था? क्षिप्त चित्त। अब दूसरा चित्त जो आ गया वो मूढ़, तीसरा जो आ गया वह क्षिप्त के थोड़ा सा अगेंस्ट, यानी कि क्षिप्त में जो सत्व गुण है वो बढ़ा दीजिए। यानी कि पहले चित्त में मैंने बोला था कि रस्सी लाल दिख रही है, रस्सी अभी भी लाल है, लेकिन उसमें सफ़ेद रंग थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। तो जो रंग अब रस्सी का बनेगा, मन की रस्सी का बनेगा, तो वो है विक्षिप्त चित्त। है तो ये क्षिप्त चित्त ही, लेकिन इसमें सत्व थोड़ा सा बढ़ा दिया हमने। तो ये मोटिवेटेड तो रहेंगे, लेकिन किसी मोरल चीज़ के लिए, सत्व के कारण। जैसे कुछ लोग ऐसे मैंने देखे कि वो इस बात के लिए भी एंक्शियस हो जाते हैं कि क्यों हम आज मंदिर गुरुद्वारे नहीं जा सके। और इसी के कारण मैंने एक बार कई बार मजाक में बोलता हूँ कि जब कोई घर में शांति के लिए पूजा पाठ करवाता है तो उस शांति का पाठ करवाने में ही घर की शांति भंग हो जाती है। अरे वो पंडित जी कहाँ चले गए, ये कहाँ चले गए, वो कहाँ चले गए, और इसमें एक दूसरे के टूट के पड़ेंगे, लड़ाई करने के लगेंगे। तो ये है तो शांति के लिए था, चाहे पूजा पाठ कुछ करवा रहे हैं, लेकिन कई बार हम शांति के अर्थ को खो देते हैं और इतना लीन हो जाते हैं कि वो शांति का जो पाठ है वो ही हमारे लिए अशांति का कारण हो जाता है। तो ये है, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो घर में अच्छे से किसी को बात नहीं करेंगे, लेकिन पूरे मोहल्ले में किसी का कोई काम हो तो उनके साथ जाएंगे, लाइन में लगेंगे, उनका काम करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको अब बाहर से रिस्पेक्ट चाहिए। है तो ये हाइप वाला ही। ध्यान से अगर देखोगे तो ये पहला चित्त ही है, क्षिप्त चित्त। लेकिन अब ये मनी के लिए, इसको समझने के लिए ऐसा समझ लीजिए कि अब ये जब क्षिप्त चित्त एरोगेंटली सेल्फ ओरिएंटेड जो था, अब वो मटेरियलिस्टिक के लिए नहीं है, वो अब स्पिरिचुअलिटी के लिए बड़ा वो है, रेस्टलेस। किसी तरह से जितने भी फ़ोन देखेंगे, लैपटॉप देखेंगे, दुनिया जहान की जितने भी आप इनको कोर्सेज मिलेंगे मेडिटेशन के ऊपर, सब करेंगे ये, और इसी में ही रेस्टलेस है। यह है तीसरा चित्त, जिसको बोलते हैं विक्षिप्त चित्त। विक्षिप्त क्षिप्त चित्त है जिसमें थोड़ा सा सत्व है, ठीक है। तो ये है, इसको अगर आप थोड़ी साइकोलॉजिकल भाषा में समझने की कोशिश करनी है तो इनको एंग्जाइटी तो रहेगी, लेकिन रहेगी मोरल एंग्जाइटी। मेरी प्रतिष्ठा ना खराब हो जाए, हमारा ये हमारा रूल है, इस बात के लिए हम एंग्जाइटी कर लेंगे। मेरी रिस्पेक्ट को ठेस ना पहुँचे किसी तरह से। मतलब ये जो अपने असूलों के ऊपर टिके रहने के लिए भी एंग्जाइटी फील कर देते हैं, वो भी विक्षिप्त चित्त में आएंगे। तो अभी इसका स्वरूप समझिए। मैं हमेशा बार बार बोल रहा हूँ कि नाम के साथ, चलो ठीक है नाम पता होना चाहिए, लेकिन नाम पतंजलि ने दे दिए, लेकिन मेरे चित्त का कोई नाम थोड़ी है। समझने के लिए हम नाम यूज़ कर रहे हैं। बस ये समझो कि कौन से गुण किस में ज़्यादा देखेंगे, फिर आप इसको अच्छे से पहचान लोगे। हम एग्ज़ाम नहीं लेने वाले आखिर में कोई आपका, कि आपको बताओ 5 नाम याद हैं क्या चित्त के, वो नहीं पूछेंगे। बस में ये मोटिव है कि आपको उसका स्वरूप समझ आ जाए। पहला चित्त जो है वो वही है जिसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में थोड़ा सा स्वरूप बन जाए। पहला चित्त वही है जिसमें सिर्फ रजस गुण होगा, एंग्जाइटी रहेगी, लेकिन एक एरोगेंट एंग्जाइटी रहेगी, थोड़ी सी जिद वाली एंग्जाइटी रहेगी। दूसरा वही है जिसको ना एंग्जाइटी, वो बस गिरा हुआ है डार्कनेस में। दिस इज़ द सेकंड चित्त। तीसरा चित्त जो है वो है विक्षिप्त चित्त। एंग्जाइटी तो है, लेकिन इसको मोरल एंग्जाइटी है कि घर में चाहे कोई पर्दे धोने वाले हैं, सफाई करने वाली है, कमरा गंदा है, कभी बेडशीट घर की खुद साफ़ नहीं की होगी, कभी बेडशीट बिछाई नहीं होगी, लेकिन मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद में जाके झाड़ू लगाएंगे, सेवा करेंगे बहुत लंबी देर तक। तो क्योंकि उनको वहाँ से रिस्पेक्ट चाहिए। मैं कई बार बोलता हूँ कि जिस तरह का हमारा बिहेवियर, जिस तरह का हमारा बिहेवियर और जिस तरह का हमारा आचरण है,
गुरुद्वारे के अंदर, मंदिर के अंदर या किसी धार्मिक स्थल के अंदर अगर हम वही आचरण गुरुद्वारे मंदिर की चारदीवारी के बाहर भी अडेप्ट कर लें तो ये दुनिया ही मंदिर या गुरुद्वारा बन जाएगी। लेकिन हम अंदर बिल्कुल अलग होते हैं और बाहर जाते ही बिल्कुल अलग हो जाते हैं। जैसे हम अंदर होंगे तो किसी कोई अगर मेरे साथ टकरा के भी जाएगा तो मैं एक स्माइल दूंगा क्योंकि मैं धार्मिक हूँ इस समय, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया। लेकिन बाहर क्या आएगा तो हम लड़ेंगे इसके साथ। तो ये दिखावे की धार्मिकता है, ये धार्मिकता है ही नहीं, ये विक्षिप्त चित्त है सब, ये जो मॉरल एंग्जाइटी है इन सबको, ठीक है। क्योंकि अगर मंदिर हम जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, तो वहाँ से जो आपने डिसिप्लिन सीखा अगर वो आपके जीवन में नहीं हम इम्प्लीमेंट कर पा रहे तो वो एक रिचुअल है। जो भावना आपके मन में गुरुद्वारे मंदिर के अंदर जाके होती है, जिस तरह से आप लोगों को प्यार से खाना खिलाने में तत्पर रहते हो, बाहर हम खाना देते भी हैं तो एक वही लोग जो धार्मिक स्थलों के अंदर लोगों को आगे हो के खाना खिलाते हैं, दान करने के लिए आतुर रहते हैं, वो बाहर किसी भिखारी को 10 रुपये देने से पहले क्या बोलेंगे, उसके ऊपर, उसका करेक्टर के ऊपर क्वेश्चन कर देंगे। ये शाम को लोग दारू पीते हैं, ये गुटखा खाते हैं, इनको नहीं देना होता। तुम 10 रुपये नहीं दे सकते बस। और उस ना देने की जो हैबिट है, या वो जो आपको दिख गया कि ये आदमी है और मैं क्यों इसको 10 रुपये ना दूं, उस बात को जस्टिफाई करने के लिए आप उसके कैरेक्टर के ऊपर सवाल खड़ा कर देते हो। अगर पीता भी है तो आपको तो इसका कोई नुकसान नहीं होगा ना, दे दो 10 रुपये, वो उसके कर्म है। आप दे सकते हो कि नहीं, ये आपका कर्म है, वो उससे क्या करेगा, ये आपको इसका पाप नहीं लगेगा। डेफिनेटली आपका भाव देने का है तो आप दे सकते हो उसको। लेकिन क्या करते कि हम जब नहीं देंगे उसको 5-10 रुपये, तो कहीं ना कहीं कॉन्साइंस तो मेरी बोलेगी ना कि यार देना तो चाहिए था, तुम अगर भगवान ने तुम्हें अगर इस लायक कर दिया है तो। लेकिन उस जो फीलिंग को बचाने के लिए मैं उसके ऊपर ही लांछन लगा दूंगा। हाँ, ये तो ऐसे ही होते हैं, ये नशेड़ी होते हैं, ये तो है ना। तो दिस इज़ द थिंग, ये है, हम अब पहुंच गए विक्षिप्त चित्त के ऊपर। विक्षिप्त चित्त के आगे आ गया। अब देखो, अब वही रस्सी इमेजिन करो जिसके ऊपर पहले लाल रंग था, जिसको हमने क्षिप्त चित्त बोला था, जो रजस गुण से थी। फिर वो रस्सी काली हो गई, यानी कि वो मन की रस्सी जो है जिसमें 3 गुण में से तमस ज़्यादा है, तो वो काली दिखने लग गई। जो तीसरा चित्त है वो चित्त है विक्षिप्त चित्त, है तो रस्सी लाल ही लेकिन इसमें सफ़ेद रंग, यानी कि मोरलिटी, यानी कि सत्व थोड़ा सा बढ़ा दिया। एंग्जाइटी उसको रहेगी लेकिन मोरल एंग्जाइटी होगी। उसके आगे हम ऐसे समझो कि अब रस्सी बनाने वाला हूँ 4th नंबर पे, वो रस्सी है 50-50 की। ऐसे कह लो कि 50% लाल रंग है, यानी कि 50% उसमें रजस गुण है, 40% उसमें सत्व है और 10% थोड़ा सा तमस है उसमें। तो अब ये रस्सी पूरी लाल नहीं दिखेगी, इसमें सत्व का असर काफ़ी अच्छे से दिखेगा आपको। तो इसको मोटिवेशन भी है बिकॉज ऑफ द रेड कलर, बिकॉज ऑफ द रजस गुण, और इसमें ठहराव भी है बिकॉज ऑफ द सफ़ेद रंग, बिकॉज ऑफ द सत्व गुण। तो ये हो गया एकाग्र चित्त, मोटिवेटेड भी है और थोड़ा सा फोकस्ड भी है। पतंजलि के अकॉर्डिंग जो पहले 3 चित्त जो अभी तक हमने पढ़ लिए, जो कि क्षिप्त चित्त है, जो कि मूढ़ चित्त है, जो कि विक्षिप्त चित्त है, ये तीनों चित्त योग के अयोग्य हैं। दे आर नॉट रेडी फॉर द डिसिप्लिन ऑफ योग। इसलिए मैंने शुरू में बोला था, जब आपको याद होगा कि मैंने बोला था अथ योग अनुशासनम के 1000 शब्द हैं, अर्थ का 1000 मतलब हो सकते हैं। उसमें से एक मतलब तो खैर ये भी है कि मैंने जैसे पहले बोला था कि जब आपको दुनिया से थोड़ा सा मन उब जाए तब आपके लिए अथ घट जाएगा, तब आप योग के अनुशासन में आ सकते हो। दूसरे अथ का ही एक और मीनिंग भी है, वो ये भी है कि जब आपका चित्त ना तो पहले वाला क्षिप्त चित्त रहा, ना तो दूसरे वाला मूढ़ चित्त रहा, ना तो तीसरे वाला विक्षिप्त चित्त रहा,
अब आप एकाग्र चित्त में कम से कम हो, तो अब आपके लिए फिर से अर्थ रेलेवेंट बन गया। क्योंकि क्षिप्त चित्त जो है उसको उसको ये लगेगा कि योग को बेच के भी मैं किस तरह से करोड़पति बन जाऊं, यह है क्षिप्त चित्त। रजस गुण का प्रभाव है, ये योग को भी बेचेगा, ये भगवान के नाम को भी बेचेगा, ये मोरालिटी को भी बेचेगा। तो दिस इज द, क्योंकि फितरत नहीं जाती ना, तो जब तक मन क्षिप्त चित्त से निकल के दूसरे चित्त में, मूढ़ चित्त में है, या फिर वो विक्षिप्त चित्त में है, तो इसको वहाँ से निकाल के जब तक एटलीस्ट आप इसको एकाग्र चित्त तक नहीं लेके आए, तब तक योग अनुशासन के लिए आप रेडी नहीं। आपको इन चित्त का इलाज करना पड़ेगा। चित्त का इलाज कैसे होगा वो अलग बात है, उसके लिए आपको कई बार हम भजन सिमरन, ये भी नाम खैर ऐसे ही हो गए कि लोग इसको रोबोटिकली फॉलो कर जाते हैं, लेकिन आपको इसके लिए गुरु चाहिए। आपको इसके लिए प्रॉपर वो गुरु चाहिए जो जानता हो चित्त को, और वो जिसको चेंज करना भी जानता हो, तब आप एकाग्र चित्त हो जाओगे। जैसे कई बार हम षटकर्म बोलते हैं, उसमें त्राटक है, ये नौलिद होती है, ये सब मन को बदल सकते हैं। हज़ारों तरह की प्रैक्टिस अलग अलग कल्चर्स में बनाई है, बहुत सी प्रैक्टिस उसमें ठीक हैं, लेकिन द आइडिया इज़ जब आपको का चित्त एकाग्र चित्त में एटलीस्ट ना हो, तब तक योग अनुशासन आपके लिए, आपके समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम चौथे तरह की चित्त की टाइप जो पतंजलि ने बताई है, क्षिप्त चित्त, एकाग्र चित्त, हम उसके ऊपर आए हैं। एकाग्र चित्त जो है, इसमें सत्य का प्रभाव ज़्यादा है। इसके आगे जो चित्त है वो तो बहुत ही प्योर चित्त है, उसको बोलते हैं निरुद्ध चित्त। ये सफ़ेद रस्सी ही है, थोड़ा सा डिज़ाइन है ब्लैक कलर का और लाल कलर का। तो यह निरुद्ध चित्त, ये पहले ही भगवान के पास ही है। जैसे साधु संतों का होता है, ये असली वाले संत का होता है, वो निरुद्ध चित्त से ही आगे, मतलब बिल्कुल वो पहले ही इन चीज़ों से दूर होते हैं। उनको किसी समय वो घटना घट सकती है, तो इसको बोलते हैं तैयारी करके बैठना। जब हम स्पिरिचुअली एस्पिरेंट होते हैं तो आप कहाँ पहुँचोगे ये आपके लिए, आपके ऊपर कुछ आपके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन तैयारी करके रखनी चाहिए। तैयारी का मतलब ये कि आपका मन हमेशा निरुद्ध अवस्था में हो। एकाग्र जो है वो प्योर, बिल्कुल एकदम से प्योर मन नहीं है, बस वो एकाग्र है, फोकस्ड है। और इतना फोकस्ड होने के लिए भी माइंड इज़ देयर हु इज़ वेरी फोकस्ड। लेकिन जिस समय माइंड भी डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, अकेला मन बचेगा। ये बड़ी सी मेटाफोरिकली बात, अभी शायद इसको आप एग्जैक्टली एब्जॉर्ब ना कर सको, लेकिन मैं बता देता हूँ धीरे धीरे। जब आप, अगर आप इसके अनुशासन के साथ चलोगे तो आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। अभी सिर्फ डेफिनेशन रख लो अपनी जेब में, जब इसका अर्थ समझ आएगा तो डेफिनेशन निकाल के आपको इसके अर्थ अच्छे से समझ आ जाएंगे जब आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। तो जो एकाग्र चित्त है वो है तो मोटिवेटेड, लेकिन एक चीज़ के लिए मोटिवेटेड है। और जो निरुद्ध चित्त है वो, उसमें मोटिवेशन, क्योंकि मोटिवेशन कम्स फ्रॉम माइंड, वो माइंड जब डिसॉल्व हो जाएगा तो मन जो है वो बिल्कुल मान सरोवर जिसको हम बोलते हैं, मन सरोवर के जैसा शुद्ध हो जाएगा। तो दिस इज़ द निरुद्ध चित्त स्टेट। तो दिस इज़ द 5 टाइप्स ऑफ चित्त। मुझे लगता है कि मैंने इसको अपनी तरफ से जितने भी डाउट्स भी हो सकते थे उसको साथ साथ कवर किया है। फिर भी कोई डाउट रहेगा, आप कहीं भी इसको कमेंट्स में, कहीं मेल में, कि जैसे आपको सही लगे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जब हम कभी भी इसके आगे चल के जब क्वेश्चंस कुछ इकट्ठे हो जाएंगे तो Q&A हम करेंगे ही, उसमें ये कवर कर देंगे, क्योंकि सवाल आना भी लाजमी है। सवाल के रुतबे का हो, ऐसे ही ना हो जाए कि बिना सोचे अगर सवाल आएगा तो वो सवाल नहीं होता। वो बस, जैसे मैं कई बार बोलता हूँ कि सवाल पूछने के लिए सवाल नहीं आना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए कोई सवाल आएगा तो वो बहुत ज़रूरी होगा, हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये अभी तक हमने पढ़ा, चित्त क्या है, चित्त का स्वरूप क्या है, 5 प्रकार के चित्त होते हैं। तो यहाँ तक जो जर्नी है, मैं आपको थोड़ा सा एक बार इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। 4 पाद हैं, 4 डिविजन्स हैं, 4 यूनिट्स हैं जो पतंजलि ने बनाई योग की। पहली है समाधि पाद। अभी हम उसके ऊपर भी एंटर नहीं किए, हम अभी अर्थ योग अनुशासनम कर चुके, और
योगश्चित्त वृत्ति निरोध कर रहे हैं। तो चित्त समझ लिया, अब आगे अगली वीडियो में हम इसकी वृत्तियों के ऊपर बात करेंगे, फिर देखेंगे कि इसको निरोध कैसे करना। तो जो पहला जो पाद है वो है समाधि पाद, और समाधि में पहुंचने के लिए जो आपको चाहिए वो दूसरे पाद में बात किया है, वो है साधन पाद, रास्ता कैसे बनाएंगे। फिर उसके आगे आएगा विभूति पाद, तीसरा चैप्टर, और जो अंत में है वो है जिसको हम कैवल्य मोक्ष कुछ भी कह दो, वो वाला पाद है। ठीक है, तो अभी तक जो हम पतंजलि योग दर्शन में चले हैं, तो हमने चित्त समझ लिया। अगली वीडियो में हम चित्त की जो वृत्तियां हैं वो समझेंगे। थैंक यू।